नमस्कार, मेरा नाम है यशोवर्धन और मैं आपके सामने करंट अफेयर्स की क्लास प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये खबरें हैं नेपाल की। ये इंडिया टुडे की खबर है जहाँ से मैंने इन खबरों को लिया है। बाकी इसके इतिहास को मैंने इसमें जोड़ दिया है क्योंकि खबर तो सिर्फ इतनी सी है कि नेपाल में राजतंत्र समर्थक आंदोलन कर रहे हैं। कहते हैं कि राजा आओ देश बचाओ। ठीक है, राजा आओ देश बचाओ। सो आप सोच रहे होंगे कि राजा आओ देश बचाओ, ये क्या चक्कर है भाई? क्या वहां पे राजा थे कभी? जी हाँ, वहां कभी राजा का शासन हुआ करता था 2008 से पहले। 2008 में वहां पे हो गई क्रांति। ये कुछ क्रांति ऐसी समझिए कि जनता को जब समझ में आया कि भाई डेमोक्रेसी तो बड़ी कमाल की चीज होती है। डेमोक्रेसी कैसी कमाल की चीज होती है कि वहां आपको बोलने की आजादी होती है। लेकिन माफ कीजिएगा, यहाँ कुणाल कामरा वाले से तो हिंदुस्तान में भी बोलने में कई बार आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आप नेताओं को के ऊपर अगर आप कोई व्यंग्य कर देंगे तो पता नहीं कब पुलिस आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर ले। ये हर जगह चलता है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्यों ना हो। लेकिन डेमोक्रेसी बड़ी कमाल की चीज है। वहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होती है, अर्थात स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। ठीक है। सो नेपाल में आजकल क्या है, 2008 के बाद से इन इतने सालों में वहां कितने प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं? कितने साल हो गए 2008 से अब तक? कोई बताएगा मुझे? कितने साल हो गए? हाँ बिल्कुल, हम कहेंगे इन 17 सालों में। तो शुरुआत का कुछ समय तो वहां पे 15 सालों के अंदर 6 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। ठीक है, 15 साल में 6 प्रधानमंत्री। और भारत में पिछले 10 साल से कितने प्रधानमंत्री हैं? ऐसा होता है भारत में? बहुत कम हुआ है। कोलिशन गवर्नमेंट का जब एरा आया था तब बदलते रहे। तो अगर मान लो बार बार प्रधानमंत्री बदलते रहेंगे तो आपको क्या लगेगा? देश में अस्थिरता होगी, इनस्टेबिलिटी रहेगी, स्टेबल नहीं रहेगा। जैसे मान लो यहाँ इस क्लास में हर दिन नए टीचर आ जाएं और फिर से कहे बेटा नमस्कार, मेरा नाम फला फला है और मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, और हर दिन नया मिले, फिर उनके साथ आपको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा और क्लास आपकी फिर डिस्टर्ब होंगी तो आप परेशान हो जाएंगे। वहाँ के देश के लोग परेशान हो गए। ये प्रधानमंत्री खेल रहे हैं। और देश को चाहिए क्या? देश को चाहिए महंगाई कम रहे, जरूरत की जो चीजें वो उनको समय पे मिल सके। यही चाहिए होती ना कहीं भी? स्थिरता चाहिए, और स्थिरता उस देश में आती जिस देश में निवेश आएगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट करने को आएगा। निवेश जब आएगा, या वहां के जो उद्योगपति हैं, बड़े अमीर परिवार हैं, वो तब निवेश करेंगे जब उन्हें लगेगा कि यहाँ स्टेबल गवर्नमेंट है। और जब स्टेबल गवर्नमेंट होगी, निवेश होगा, तो रोजगार आएंगे। समझ रहे हैं आप? अगर कोई मकान बनाता है, मान लीजिए किसी ने तय किया, देवेंद्र ने सोचा कि चलो भाई मैं एक मकान बनाऊंगा। अगर मान लीजिए 6 महीने तक देवेंद्र का मकान बनेगा, तो क्या अकेले देवेंद्र बनाएंगे? नहीं, देवेंद्र उसके लिए अपॉइंट करेंगे किसी को। कहेंगे भाई इंटीरियर डिजाइनर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, ठीक है, मिस्त्री भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, बिजली वाला, पानी वाला, सैनिटरी वाला, टाइल वाला, कितने सारे लोग चाहिए। एक मकान बनाने पे कई लोगों को रोजगार देंगे। ये मकान तब बना रहे जब इनके पास स्टेबिलिटी की मेरी इनकम लगातार आ रही है। लेकिन अगर यही स्थिति हम किसी देश के साथ रख दें, उस देश की जो सरकारें हैं वो स्टेबल नहीं है, पता ही नहीं ये प्रधानमंत्री कल बदल जाएगा, तो क्या कोई बड़ा निवेशक अपना इन्वेस्टमेंट करेगा? नहीं करेगा। कि वो वहां जाए, कोई फैक्ट्री खोल दे जिस फैक्ट्री में 150 लोगों को रोजगार मिले, कोई बड़ी फैक्ट्री जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिले, नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ये पॉलिसीज कब चेंज कर दें। समझ रहे हैं आप? और नेपाल तो वैसे भी एक पहाड़ी देश है, और पहाड़ी देश में खेती कम होती है। पहाड़ है ऊंचे नीचे, और हिमालय रेंज के बीच में ज्यादातर जगह तो बर्फ जमा रहता है। तो वहां पर क्या क्या गरीबी है, बेरोजगारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, समय पे बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है। अब आप सोचिए, ऐसे देश के लोग तो कहेंगे भैया जब हमें रहना ही इस दशा में है तो इससे बढ़िया तो राजा ही बढ़िया है। कम से कम भरपेट रोटी हम खा तो लेते थे। अब कहने को तो डेमोक्रेसी है, लेकिन ना तो रोटी है ना ही शांति है। और बच्चों का भविष्य हमें भारत में दिखता है। हर भारत के गली कूचे में जो गार्ड बैठे हैं वो वहाँ के बहादुर बैठे हुए हैं। हर रेस्टोरेंट में पता चलता है वहाँ के लड़के काम कर रहे हैं। और दिल्ली के रेड लाइट एरिया में वहाँ की लड़कियाँ स्मगल करके लाई जाती हैं, प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया जाता है। गरीबी के कारण ही ना, बेरोजगारी के कारण ही ना। तो जब ये समस्याएं रहेंगी, क्या आप ऐसी सरकार पसंद करेंगे?
नहीं करेंगे। नेपाल की जनता भी ये कहती कि बस बहुत हुआ सम्मान, अब हमें प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए राजा। और जब राजा बदल के वहां पर जो नई सरकार आई थी, अब वो नेता भी क्या कहते हैं, उन्होंने भी गलतियां की हैं, लेकिन वर्तमान में जो ओली प्रधानमंत्री हैं कहते भाई ये ओली ने ठीक से नहीं किया काम, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब हम देखते हैं जरा क्या खबरें और इतिहास देखेंगे इनका क्या है। सो नेपाल में इन दिनों चल रहा है विरोध प्रदर्शन। 2008 में नेपाल में राजशाही अर्थात मोनार्की समाप्त हो गई और उसकी जगह उस वक्त के जितने प्रदर्शनकारी थे उन सब लोगों ने मिलकर के एक सरकार बनाई और वहां पे संविधान बनाया, राइट। सो अब देखें तो यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पर आज कौन सा दिन है, शनिवार, तो ये खबर कब की है, 28 की। और ये जो अभी मैंने हेडिंग आप निकाले हैं, आप समझ जाइए 11 बजे, जैसे मैं यहाँ से गया पहली क्लास लेके, ये मैंने निकाल लिया और देखा तो राइट 29 है। तो बिल्कुल लेटेस्ट जो खबरें मैं आपको वो दे रहा हूँ यहाँ पर कि राजशाही समर्थकों और पुलिस के बीच में झड़प हुई, ठीक है। और राजधानी काठमांडू में क्या हुआ, सेना को बुलाना पड़ा, सेना की तैनाती हो गई। अगर सेना बुलाना पड़े मतलब स्थिति पुलिस के काबू में नहीं है। जो वाम मोर्चा है, वहां के सोशलिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, तो वे कहते हैं राजा जो कौन है, ज्ञानेंद्र, 2008 में जिनसे सत्ता छीनी गई थी, कहते राजा आप खुश मत हो, आप जो कर रहे हैं बड़ा गलत कर रहे हैं और ये आपकी महत्वाकांक्षा इस देश को गर्त में ले जाएगी, तो ये बहुत महंगी साबित होगी आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, सो प्लीज आप ऐसा कुछ ना करें। और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, नाम ही कितना कमाल का प्रचंड है भाई, ये माधव कुमार नेपाल, ये कहते हैं कि राजशाही समर्थक ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हैं, इनकी सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। भाई अब सोच के देखो, अगर हम यहाँ बात करेंगे 15 साल में 6 प्रधानमंत्री बदल गए, क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री ठीक से काम नहीं कर रहा। अगर वो कर रहे होते तो ये राजा को नहीं बुला रहे होते, वो कहते प्रचंड तुम आ जाओ, यही बोलते ना, कोई तो प्रधानमंत्री अच्छा होता लेकिन कोई है ही नहीं, तो कह रहे राजा आप आ जाओ, हमें इनमें से किसी पे भरोसा नहीं है। चलिए, सो अब ये देखा जाए तो नेपाल में लगभग अगर हम यहाँ देखें तो एक मुद्दा उभरता है कि नेपाल में जो मोनार्की के समर्थन में जो आंदोलन चल रहा, क्या ये देश फिर से राजतंत्र की ओर बढ़ रहा है, क्या यहाँ फिर से राजा आ जाएगा, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देखिए, जब भी कभी डेमोक्रेसी का स्वाद जब हम चख लेते तो हमें राजतंत्र अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि इनके समर्थक कुछ ही होंगे। हालांकि इनके समर्थक अगर हम देखें जो सर्वे हुए हैं तो लगभग इनके समर्थन में आज भी इस देश में 30 से 35% हैं, लेकिन तब भी 60 से 65% डेमोक्रेसी चाहते हैं, इस बात को समझिए। और भारत में भी ऐसे ही है, जिसे 35 से 40% वोट मिलते वो सरकार बना लेता है, हर जगह ऐसे होता है, डेमोक्रेसी में ऐसा है। लेकिन जनता का जब समर्थन की बात आती तो जनता अब नहीं चाहेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी की बात ही अलग है। यहां पर क्या हुआ, क्यों नहीं चाहिए इन्हें, देखिए क्या हुआ, अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी, करप्शन, इकोनॉमिक क्राइसिस, और इसके अलावा जनता में पनपता हुआ असंतोष, इंसर्जेंसी पब्लिक के अंदर। जब ये सारी चीजें हैं और जनता को क्या चाहिए भाई, अगर किसी का पेट भरा हो तो क्या वो आंदोलन करने जाएगा? कभी नहीं जाएगा। रैली में जाएगा? नहीं जाएगा। वोट देने भी नहीं जाएगा। तो बस समझ जाइए कि, और ये जितने भी लोग होते हैं जो नेता होते हैं, कभी आप पूछेंगे कि अच्छा ये नेताजी की फैमिली कहाँ पढ़ती है, वो कहेंगे भारत के दिल्ली शहर में बड़े स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते हैं, या और ज़्यादा अमीर है तो कहेंगे वो तो फॉरेन में पढ़ते हैं, मतलब इंडिया भी उनके लिए फॉरेन है, लेकिन कहेंगे ब्रिटेन में पढ़ते हैं, यूएसए में पढ़ते हैं, कनाडा में पढ़ते हैं। समझ रहे हैं बात को? सो इन अमीर लोगों के बच्चे वहाँ पे हैं और गरीब का बच्चा भारत में आके बहादुर बनता है। ठीक है, समझिए आप। चलिए, सो अब यहाँ हम देखें 2025 में क्या चल रहा है। हम देखें तो काठमांडू और जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, हर जगह पे प्रदर्शन चल रहे हैं और नेपाल में वे चाह रहे हैं कि राजतंत्र फिर से कायम हो। अब यहाँ देखें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अगर हम बात करें, ये क्या हुआ कि वहाँ पर कहा कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। जब नेपाल में राजशाही खत्म हुई तो उन्होंने देश को कैसा बना दिया, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। अब कहते हैं कि ना केवल राजा आएगा बल्कि हिंदू राष्ट्र भी आएगा। 5-6 दिन पुरानी बात है,
भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वहां के मुख्यमंत्री जी हैं, एक योगी जी हैं, महंत जी हैं, उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का हम समर्थन करते हैं, इस बात पर हम नेपाल का भी समर्थन करते हैं। तो क्या लगेगा लोगों को, अरे भारत तो तैयार बैठा है। और ये कहा है, जो वाम मोर्चे वाले लोग हैं ना, उन्होंने ओली पे लगाया। ओली क्या बोलता है, जो उनका प्रधानमंत्री, कहता भारत है इस आंदोलन के पीछे। कहते योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले ही बोला था ना, हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं। इससे भारत की बदनामी हो रही है। और सच कहूं तो भारत इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे कौन है, चाइना है। सच यही है, इंडिया इसके पीछे नहीं है। नो डाउट इंडिया की बन नहीं रही थी, जो वाम मोर्चा उनके साथ बन नहीं रही थी, लेकिन वहां इतने ज्यादा नेता आ रहे और जा रहे थे तो लग रहा भाई किससे बातचीत करें। लेकिन इंडिया इसमें नहीं, इसमें चाइना इन्वॉल्व ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को साधना और एक राजा को साधना, एक ही के अकाउंट में पैसे डालने पड़ेंगे। समझ रहे हैं बात को। तो चाइना चाहता है कि राजशाही दोबारा आ जाए। ठीक है, ये है रीजन। अब धीरे धीरे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी। अब यहां हम देखें वर्तमान में क्या हो रहा है कि राजा जी जो हैं ज्ञानेंद्र जी, इन्होंने कहा जनता विरोध मत कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए। लेकिन जब इनसे पूछा कि अच्छा राजा ये बताओ, ये जनता तो ये बात कहती कि आप राजा बन जाओ, राजा आओ, देश बचाओ, तो ये चुप हो गए। समझ रहे हैं आप, चुप हो गए। मतलब चाहते तो कि भाई आने में क्या परेशानी, राजा है तो राजा तो बने ही रहेंगे हम। तो ये देखिए, अब अगर हम यहाँ बात करें लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो देखें 2015 के बाद से 6 प्रधानमंत्री बदल दिए गए हैं। 2015 से अब तक देखें तो लगभग 9 साल ही हुए, 25 पूरा नहीं गुजरा है। तो इस टेन्योर में 6 प्रधानमंत्री बदल गए 10 साल में, और हमारे यहाँ 10 साल में एक भी ना बदला, 14 से लेकर के अब तक वही है। ये है स्टेबिलिटी। हम सब कुछ चीजों से भले नाराज हो जाते हो कभी कभी, किन्हीं बातों से, जैसे कुणाल कामरा वाला किस्सा चल रहा है आजकल, तो सोचते कि अच्छा कि हम पॉलिटिकल लीडर्स को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, ये तो डेमोक्रेसी में होना चाहिए। लेकिन तब भी हमारी सरकार या प्रधानमंत्री ऐसी बातें नहीं करते हैं। कुछ छोटे मोटे छोटे भैया नेता लोग बोल देते होंगे, लेकिन बड़े पैमाने पे हमारे देश में डेमोक्रेसी है। और आज का अखबार अगर पढ़ाओ तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, लोगों को अपनी बात कहने का हक है लोकतंत्र में। और अगर एक कवि कविता ना सुनाए, और क्या सरकार इतनी कमजोर है कि स्टैंड अप कॉमेडियन आएगा मंच पे खड़े होकर कुछ बोलेगा, सरकार हिल जाएगी, डर जाओगे आप। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इट मींस डेमोक्रेसी है, ये होती है। तो भारत में डेमोक्रेसी है, तो भारत में ऐसा नहीं होता। तो एक तो ये कि बार बार सरकारें बदल रही हैं, इसलिए लोग चाहते राजा आ जाओ। इसके अलावा जहां वहां की जितनी भी पार्टियां रही उनमें गठबंधन की सरकार रही है, इनमें आपस में बनती ही नहीं है। जबकि मोदी की जो सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की, वो भी गठबंधन की सरकार है। आपको मालूम है, जानते हैं कि नहीं आप, भारत में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए लोकसभा में, कम से कम 272। मोदी जी के पर्सनल अगर हम बीजेपी की बात करें सिर्फ 240 हैं। इसका मतलब और सीटों के लिए तो समर्थन दिया दूसरों ने। लेकिन कभी आपको आज तक ऐसा लगा कि मोदी जी की सरकार गिर रही हो? नहीं ना। ये होती मैच्योरिटी। और डेमोक्रेसी में जो मैच्योर पार्टीज होती हैं वो हर बात पर डराएंगी नहीं कि हम गिरा देंगे सरकार, गिरा देंगे सरकार। समझ रहे हैं? तो ये समझ जाइए। तो भारत की जब भी हम कंपैरिजन किसी दूसरे देश के साथ करें, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ या नेपाल के साथ, तो आप समझ जाइए भारत इन सबसे बहुत परिपक्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर देखते हैं आर्थिक संकट। देखिए नेपाल में अर्थव्यवस्था काय पे जो टिकी है, टूरिज्म पे टिकी है। और वहां पे कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, पहाड़ी इलाका है, खेती भी बहुत ज्यादा नहीं है। जब तक उनका कोई निवेश नहीं आएगा, कोई बढ़िया कारखाना नहीं डालेगा, तब तक क्या होगा, कोई भी नहीं आएगा। तो वहां पे कब आएगा, जब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और बेसिक अम्यूनिटीज अच्छी हो। वहां पे एजुकेशन नहीं है, वहां पे असाक्षर, मतलब बोलेंगे साक्षरता का अभाव है, लिटरेसी रेट बहुत कम है नेपाल की। तो जब वहां पे स्किल्ड लेबर ही नहीं होंगे तो क्या कोई अपना कारखाना डालने जाएगा? इंडिया में देखिए, जहां मन करे आप कारखाना खोल दीजिए, आपके पास लाइन लग जाएगी। अरे 10वीं पास 12वीं पास ही तो चाहिए होते हैं, बाकी इंजीनियरों की तो हमारे भरमार लगी हुई है। कोई बैठा तो नहीं भाई इंजीनियर यहाँ पे? चलिए, बहुत सारे इंजीनियर होते हैं हमारी क्लास में। अब देखिए, तो बेरोजगारी है और विदेश पलायन। तो लोग क्या होता है कि लोग चले जाते हैं। फरीदाबाद में मेरा जो कुक था वो नेपाली बहादुर था, मैंने खुद नेपाली बंदे को लगा रखा था। तो आप अंदाजा लगाइए, वो जब भी जाता था तो कहता हम लोग तो इतने लोग यहाँ पे आके काम करते हैं। ठीक है, सो आप देखेंगे
कि वहाँ बेरोजगारी है तो लोग कहाँ चले जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं पैसे कमाने, राइट। और ऐसे में लोग क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि यार हम अपने घर से इतनी दूर हैं और आर्थिक तरक्की भी नहीं हो रही, तो क्या होता है, अब आप सोचना जरा, कभी दादा दादी से बात करना, उनसे कहना अच्छा आपके टाइम पे महंगाई कितनी थी, अरे घी हमारे टाइम पे तो इतने का था, लोग बातें करेंगे ना कि हमारे टाइम पे इतनी महंगाई नहीं थी, कपड़े ऐसे मिल जाते थे, घी होता, आने जाने का किराए की बात करेंगे तो आपको अलग तरह से बताएंगे। तो भले वो मोबाइल पे ज़्यादा खुश ना हो, लेकिन वो बताएंगे हमारे टाइम पे महंगाई नहीं थी। तो आप ये देखिए, अब क्या हो, तो लोग पुराने दिन याद करते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं हमें क्या लगता है, अरे भाई जब हम बड़े हो जाएंगे, कॉलेज में आएंगे, ये करेंगे। और जब नौकरी में आते हैं हम याद करते हैं यार बचपन कितना अच्छा था, ना कमाने की चिंता ना खाने की, कोई आके मुंह में डाल के चला जाता है, लो खा लो बेटा, ठीक है। तो पुराने दिन याद करते हैं तो लगता है राजा का ही शासन अच्छा था। और देखिए क्या हुआ, 2008 में नेपाल को घोषित कर दिया सेकुलर स्टेट, सेकुलर नेशन। अब लेकिन फिर से क्या चाहते हैं लोग, भैया इसे हिंदू राष्ट्र बना दो। मिला क्या, कहते हैं सेकुलरिज्म से, हमें लोग ऐसा बोलते हैं वहां पर, तो कहते हैं कि फिर बना दीजिए। वहीं पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कि राष्ट्रीय प्रजा पार्टी और कुछ हिंदूवादी संगठन जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दो, वो चाहते हैं राजशाही दोबारा आ जाए, ठीक है। और पूरी दुनिया में नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश था जहां पर कि हिंदू राष्ट्र था, ध्यान रखिएगा, और कोई भी नहीं था। इस्लामिक राष्ट्र कई सारे मिल जाएंगे। अब देखते हैं दो बड़े पड़ोसी, क्योंकि फंसा है ना ये, तो भारत और चीन के बीच में फंसा हुआ है नेपाल, लैंडलॉक कंट्री है। तो चाइना कहता है नेपाल में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और भारत क्या कहता है, भैया हम तो न्यूट्रल, हम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि भारत को अच्छे से पता है कि चाइना का मुकाबला वो कहीं कर ही नहीं सकता। चाइना जितना मन करे उतना नेपाल को पैसा दे देगा, कुछ भी वहाँ बना डालेगा, वहाँ की पार्टी को या सरकार को या पॉलिटिकल पार्टी को अपने फेवर में करने के लिए। इंडिया एक लिमिट में करेगा, क्योंकि इंडिया देश खुद ही कर्जे में है, हम खुद कर्ज लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो अब अगर हम यहाँ देखें तो कुछ लोगों से अगर आप पूछेंगे भाई क्या है, तो देखेंगे चाइना समर्थित गुट नेपाल की मौजूदा सरकार को कमजोर करना चाहता है। ये चाहते या तो इसकी समर्थक सरकार आए या फिर कैसी हो, जो राजशाही वाली सरकार हो, तो वो इसमें फेवर करना चाहते हैं। अब अगर हम देखें नेपाल में क्या राजशाही आ जाएगी, एक स्वर आया था हाँ आ जाएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्या, क्यों नहीं आएगी? देखिए नेपाल का संविधान 2015 में बना और जिसमें कि राजशाही की बहाली की कोई बात लिखी नहीं कि दोबारा से ऐसा हो, और अगर करना भी पड़ेगा तो यहां पर क्या होगा, 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है आजकल। जिस तरह की स्थितियां वहां चल रही हैं, आपस में सिर्फ फुटबॉल चल रही है वहां की पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, मतलब लड़ रहे हैं आपस में, राइट। सो ऐसे में संभावना लगती तो नहीं है भाई, राइट। चलिए और देखें, अगर हम बात करें शहरी क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्रों में लोग क्या चाहेंगे कि डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र। और ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, राजा का शासन आना चाहिए। जब एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में पता चला कि राजशाही के समर्थक मुश्किल से 35% लोग ही हैं, तो बहुमत 65% लोग क्या चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक सरकार हो। क्लियर है? अब और देखते भाई दूसरे देश क्या चाहते हैं, तो चाहे वो इंडिया हो, चाहे अमेरिका, या हो यूरोपियन यूनियन, या फिर हो यूएनओ, ये सभी लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। राजशाही की संभावना इसलिए कम है क्योंकि जो बड़े बड़े देश हैं ये चाहते ही नहीं कि वहां पर आए। दुनिया में तो अमेरिका इसलिए लड़ता है, हर जगह घुस जाता है, हम काहे के लिए डेमोक्रेसी की स्थापना करनी हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, हर जगह घुस जाता है वो। और देखते हैं अब चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना भी क्या चाहता है कि भाई वहां पर कुछ भी हो, किसी की भी सरकार आए, लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट हो। अगर सरकारें रोज रोज बदलेंगी तो चाइना अभी तो परेशान है, किस किस को कितना कितना पैसा दें, 6 महीने में प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। आपको अजीब लग रहा होगा, ये सच है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जिसकी सरकार होती है ना, वो फंडिंग लेती हैं, हम आपके फेवर में पॉलिसी बनाएंगे, उद्योगपतियों से लेती है और दूसरे देशों से भी लेती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। क्लियर है? ये सच है, अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच तो अजीब होते ही है हमेशा। अब देखते हैं भाई प्रश्न किस तरह के आएंगे। तो देखिए, अगर आप देते हैं यूपीएससी का एग्जाम या पीएससी का एग्जाम, तो प्रश्न जिस तरह के बनेंगे, तो हमने यहाँ पे कुछ आपके लिए प्रश्न रखे, इन्हें आप एक मॉडल प्रश्न की तरह देखें तो आप समझ जाएं कि कब अंत हुआ, इस तरह की बातें आएंगी, कितने प्रधानमंत्री बदले, उस तरह की बातें आ जाएंगी, और
वर्तमान संविधान कब लागू हुआ? 2015 में लागू हुआ। क्या वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है? तो ये आ जाएगा। अब ये यूपीएससी वाला क्वेश्चन आ गया, वो स्टेट वाला, ये यूपीएससी वाला आ गया कि अब ये यूपीएससी में पूछेंगे इस तरह से, वहाँ डिटेल पूछा जाता है, डेप्थ देखी जाती है, आपके नॉलेज की डेप्थ क्या है, सुपरफिशियल बातें नहीं करते। तो राजशाही समर्थक आंदोलन जो मोनार्की को सपोर्ट करने वाला आंदोलन है, क्यों हो रहा है? तो नेपाल में बेरोजगारी बिल्कुल है जी, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग बिल्कुल है, राजनीतिक अस्थिर भ्रष्टाचार बिल्कुल है। तो हम कहेंगे ये सब के सब हैं, ए बी सी डी, तो डी में लिख दिया उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? तो इस तरह के प्रश्न बनेंगे। अब अगर हम बात करें मेंस में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए क्या है, क्या लिखा है क्वेश्चन, नेपाल में हालिया राजशाही समर्थक आंदोलन के कारणों का विश्लेषण करें। तो पूछा है कि वो कॉजेज या रीजन क्या है जिसके कारण नेपाल में इस तरह का आंदोलन चल रहा है। क्लियर है? और देखिए तो नेपाल में क्या राजशाही की संभावना, तो जो सर्वे है ना, हम उसके आंकड़े रख देंगे और क्या करेंगे, ना यूएनओ चाहता है, ना चाइना चाहता है, ना इंडिया चाहता है, ना अमेरिका चाहता है, ना यूरोपियन यूनियन। नेपाल को चाहिए तो इन्हीं से मदद, तो भाई जब वो मददगार ही मना करेंगे तो नहीं। सो अब अगर हम यहाँ देखें तो कैसे हमें इसको डेवलप करना है, तो हमें बताना है कि राजनीतिक अस्थिरता है वहाँ पर, आर्थिक संकट और बेरोजगारी है, हिंदू राष्ट्र की जो मांग है ये है, क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव, और फिर क्या पॉसिबिलिटीज और चैलेंजेस क्या हैं नेपाल के सामने इस तरह की स्थितियाँ। तो संविधान में जब तक 2/3 बहुमत नहीं हो, जो भी प्रस्ताव, वो पॉसिबिलिटी नहीं लग रही, संभावना नहीं है। जनता विभाजित है, वो सर्वे आप दिखा दी, 65% डेमोक्रेसी चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। तो कुल मिलाकर के आपका उत्तर तैयार हो जाएगा और आप लिख देंगे कि भाई संभावना कम है। ठीक है? सो मैं यहाँ पे आपको एक मॉडल आंसर भी प्रस्तुत कर देता हूँ आप लोगों के सामने। जितने भी आप मेरे नोट्स देखेंगे मेरे वीडियोस के लास्ट में, जो कई बार टाइम की कमी होती है, तो मैं कहता हूँ आप साइट पे जाइए, हमारे कहाँ पर जाएंगे, हजेला IAS एकेडमी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ करंट अफेयर्स में जाइए और वहाँ पे आप हर डेट का डला रहता है, आप उन्हें खोलिए, करंट अफेयर्स सारा का सारा, चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल रिलेशन हो, सारे मैं देखता हूँ। तो आप बेफिक्र रहिएगा। और उसके बाद हमारे जो वीडियोस होते हैं वो अपलोड हो जाते हैं, उन्हें आप देखिए, बार बार देखिए, एक बार में नहीं समझ में आता है तब भी कभी लगता है। अगर आप यहाँ ऑफलाइन मतलब क्लास में बैठने वाले बच्चे हैं तो आप क्लास में मेरे से पूछ लीजिए, और अगर ऑनलाइन वाले हैं तो क्या करेंगे, आपको करना इतना है कि आपने कमेंट बॉक्स में डाल देना है कि सर ये और बता दीजिए। क्लियर है? ठीक है? आज मैं कमेंट पढ़ रहा था बच्चों के, तो देखा कोई एक बच्चा है शास्त्री, मुझे नहीं पता किसका है, सो कहता है कि आपका वे ऑफ टीचिंग मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगता है जब कभी आता है बच्चों को चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जो लोग देखते हैं आप इस तरह से कहते तो मुझे मज़ा आता है, मैं और अच्छे से आप लोगों के लिए काम करूँ और भी टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ। राइट? सो ये सब आपने देखना है। ठीक है? सो हम कब मिलेंगे, अब कल मंडे को मिलेंगे, कल तो संडे है ना, राइट? सो हम लोग मिलेंगे मंडे को। सो तैयारी कैसे करना है हम लोग लगातार उस पर चर्चा करते हैं, और अनुष्का के साथ तो आज लंबी बातचीत हुई। ओके अनुष्का, हम मिलेंगे फिर मंडे को। थैंक यू सो मच।